गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अच्छी हूँ। आशा करती हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मॉर्निंग बायोलॉजी एमसीक्यूज़ में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। मैं सदफ आपके साथ और रिवाइज करूँगी आज का ये नया चैप्टर, और आज का चैप्टर होगा बायोमॉलिक्यूल एमसीक्यूज़। इससे पहले हमने कल जो है रिवाइज किया था चैप्टर नंबर 8, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसके जो एमसीक्यूज़ हमने कल रिवाइज किए थे। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि इसके भी 8-10 जो है एमसीक्यूज़ हम रिवाइज कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स जो है। इसके हम आ रहे हैं 9वें चैप्टर पर। तो 9वें चैप्टर पर हम पहुंचते हैं। तो देखिए चैप्टर नंबर 9 जो है आपका बायोमोलिक्यूल एमसीक्यूज ओपन हो चुका है। और क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फीडबैक इनहिबिशन ऑफ एंजाइम इज इफेक्टेड बाय विच ऑफ द फ्लोइंग। कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी हम इसको रिवाइज करें, उसके बाद एक दो चीज़ें कुछ और होंगी जो आपसे हम शेयर करेंगे। फीडबैक इनहिबिशन ऑफ एंजाइम इज इफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। एंजाइम्स के ज़रिए होता है इसका इनहिबिशन, या फिर सबस्ट्रेट के ज़रिए होता है, इन प्रोडक्ट्स के ज़रिए होता है, फिर इंटरमीडिएट इन प्रोडक्ट्स के ज़रिए होता है। तो इसके हम सही आंसर को देखेंगे क्या है इसका ट्रू आंसर, और इसके सही आंसर पर हम पहुंचते हैं। तो ये होता है किसके ज़रिए, एंड प्रोडक्ट्स जो होती है उसके ज़रिए इसका इनहिबिशन होता है। किस में होता है, एंजाइम्स अफेक्टेड होते हैं। फीडबैक इनहिबिशन ऑफ एंजाइम इज अफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। एंजाइम्स, सबस्ट्रेट, इन प्रोडक्ट्स या फिर इंटरमीडिएट इन प्रोडक्ट्स। तो ये होते हैं जनरली इन प्रोडक्ट्स के ज़रिए। दोस्तों हम रिवाइज कर रहे हैं ये टॉपिक। हमारा जो मेन मकसद है, जहाँ पे हमें पहुँचना, हमारा जो लक्ष्य है वो है बीपीएससी, सुपर टेट और सीटेट एग्ज़ाम्स। सीटेट एग्ज़ाम्स पेपर सेकंड जिन्होंने बायो चूज़ किया है उनके लिए ये बहुत कामयाब भी के लिए इनको बहुत हेल्पफुल होगा ये। और बिहार सुपर टेट में तो ऑब्जेक्टिव्स आने ही आने हैं आपके बायो से। जनरल साइंस में तो उसको भी ये कवर करेगा, और इसके साथ साथ जिन्होंने +2 के में जिन्होंने इनका पेपर है लाइफ साइंस में जिन्होंने लिया हुआ है +2 में सुपर टेट में, उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होगा। तो इसीलिए हम ये रिवीजन कर रहे हैं ताकि इससे हमें भी फ़ायदा हो। हमारे भी एग्ज़ाम है बिहार सुपर टेट में, और सी टेट का भी पेपर हमें देना है। तो चलिए एक साथ रिवाइज करते हैं। और हम जब रिवाइज कर रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम सब कुछ अपने फ्रेंड्स के लिए अपलोड कर दें। और बस आपसे इतनी सी गुजारिश है कि आप इसे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं अपने काम को, अपने रिविजन्स को आपके लिए ईमानदारी से अपलोड कर दूं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुंचते हैं। एन एग्जांपल ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशंस ऑफ एन एंजाइम इज द इनहिबिशन ऑफ सक्निक dehydrogenase by malonic acid, cytochrome oxidase by canide, हेक्साकाइनेज बाई ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, या फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेज बाई कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सक सक्निक डिहाइड्रोजिनेज बाई मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड के ज़रिए जो होता है इसका जो होता है इनहिबिशंस होती है एंजाइम्स में। ये इनहिबिटर का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इंसुलिन इज मेड अप ऑफ डैश एंड डैश। इंसुलिन जो है वो किस चीज़ से बनाई जाती है। जनरली इंसुलिन हम लोग देखते हैं कि जो डायबिटिक के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए इंसुलिन का उपयोग किया जाता है। तो ये जो है इंसुलिन किस चीज़ की बनाई होती है दोस्तों, ग्लूकोज की, फ्रक्टोज की, या फिर ग्लूकोज फ्रक्टोज की, या फिर फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज और फ्रक्टोज। दो ऑप्शंस दिख रहे हैं इसमें, और ए और बी में दोनों ग्लूकोज और फ्रक्टोज ही दिया हुआ है, फ्रक्टोज एंड मैनोज, फिर मैनोज एंड ग्लूकोज। तो हम लोग इसके सही आंसर पे पहुंचेंगे, और इसका ट्रू आंसर होगा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज से ही इंसुलिन बनाई जाती है। और इंसुलिन इज अ पॉलीसेकेराइड मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। इंसुलिन क्या होती है, एक जो है पॉलीसेकेराइड होती है, जिसमें जो बनी होती है किससे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। अब आप पहुंचते हैं ऑब्जेक्टिव्स के एमसीक्यूज के क्वेश्चन नंबर 4 पर। एंजाइम इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय। एंजाइम इंक्रीज करती है रिएक्शन जब होता है, रेट इसके जो इनकी जो रेट में रिएक्शन होती है इंक्रीज करती है, क्या होती है, एंजाइम इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। क्या से,
लॉरिंग एक्टिवेशन एनर्जी, जब उनकी एक्टिवेशन एनर्जी लॉरिंग हो जाती है, फिर इंक्रीज होती है एक्टिवेशन एनर्जी में। जब एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज करने लगती है यानी बढ़ने लगती है, या फिर इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड पीएच, या फिर उसका जो है तापमान जो होता है उसका पीएच लेवल होता है बढ़ता है, या फिर डिक्रीजिंग टेम्परेचर एंड पीएच, या फिर जब वो उसका टेम्परेचर होता है वो घटने लगता है और उसका पीएच भी। तो पी हम इसके ट्रू आंसर को देखते हैं, और इसके ट्रू आंसर का जो है आपका होगा लोअरिंग। जो है इसका लोअरिंग होती है एक्टिवेशन एनर्जी, इनकी एक्टिवेशन एनर्जी में कमी आने लगती है। एंजाइम इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। और इनकी क्या होती है, एंजाइम जब इंक्रीज करती है तो क्या होता है, जो उसकी रेट जो होती है वो डिक्रीज करने लगती है एक्टिवेशन एनर्जी में। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम इनहिबिशन इज करेक्ट। एंजाइम इनहिबिशन में कौन सा जो है वो करेक्ट है। Competitive inhibition is seen when a substrate competes with an enzyme by binding to an inhibitor protein. Non-competitive inhibitor often bind to the enzyme irreversible, or competitive inhibition is seen when the substrate and the inhibitor competitive for the active site of the enzyme. Non-competitive inhibitors of an enzyme can be overcome by adding large amount of substrate. तो इसमें पूछ रहा है कि रिगार्डिंग द एंजाइम इनहिबिटर इनहिबिशंस इसमें कौन सा सही है। तो इसके ट्रू आंसर्स को देखते हैं। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशंस, जो इनके जो कॉम्पिटिटर होते हैं इनहिबिशंस के, कहाँ दिखते हैं। व्हेन द सबस्ट्रेट एंड द इनहिबिटर, जब सबस्ट्रेट और इनहिबिटर कॉम्पिटिट करते हैं फॉर द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, फॉर द एक्टिव साइट ऑन द एंजाइम, फॉर द एक्टिव साइट ऑन द एंजाइम, for the active sites on the enzyme, for the active sites on the enzyme. Competitive inhibitions is seen when the substrate and the inhibitor com, compete for the active sites on the enzyme. Active sites on the enzyme. Question number 6. Which of the following is not a premidine? Uracil, cytosine, guanine और फिर थाइमिन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए प्रीमाइडिन। प्रीमाइडिन कौन नहीं है, यूरासिल नहीं है, साइटोसिन नहीं है, या फिर क्या नहीं है, थाइमिन। तो इसके ट्रू आंसर पर हम लोग पहुँचते हैं, और इसका ट्रू आंसर होगा गुआनिन। गुआनिन इज अ प्यूरिन। गुआनिन जो है एक क्या है, प्यूरिन है ये। और हम अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। प्यूरिन भी एक अमीनो एसिड है। और अब आ जाते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 पर। एसर्शन एजर्शन एरिथाइडिक एसिड इज एन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जो एजर्शन एरिथाइडिक एसिड होती है वो क्या है, एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होती है। कैसे, रीजन बताइए। देयर आर वन और मोर डबल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, या फिर इसका रीज़न है, इसके जो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं वो हैं। ए में बोथ एजर्शन एंड रीजंस आर ट्रू, इसमें एजर्शन और रीज़न दोनों दिए हुए हैं, और हमको इसका ट्रू जो है वो जिसमें ऑप्शन है उसको बताना है। एजर्शन क्या है, एरिडिक एसिड इज एन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और इसका रीज़न क्या दिया हुआ है, देयर आर वन और मोर डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम इज सैचुरेटेड फैटी एसिड। अब इसमें क्या सही है, बोथ एजर्शन रीजंस आर फॉल्स, एजर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट द रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। एजर्शन ऑफ एंड रीजन आर ट्रू, एजर्शन भी सही है और उसका रीजन भी सही है, और जो रीज़न जो है उस करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन, और रीज़न जो है वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो हम अब इसके सही आंसर को देखते हैं। इसमें बोल रहा है क्वेश्चन नंबर डी, बोथ एजर्शन और रीज़न दोनों जो है वो फॉल्स हैं, दोनों ही गलत हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9,
विच ऑफ द फ्लोइंग इन्फ्लुएंस फीडबैक इनिबिशन ऑफ एंजाइम। अभी हमने इसको किया था ऊपर में भी, ये रिपीटेड क्वेश्चन है और इसका जो ट्रू आंसर होगा वो होगा एंड प्रोडक्ट। और अब हम आ जाते हैं 9 के बाद 10 पर। 10th में क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड कौन सा नहीं है? लैक्टोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन और डेक्सट्रिन। आंसर भी आपको दिख रहा होगा। इसमें जो है लैक्टोज जो है वो क्या है, पूछ रहा है कि पहले पॉलीसेक्राइड नहीं है, बाकी स्टार्च है, ग्लाइकोजन और डेक्सट्रिन। लैक्टोज इज अ डाइसेक्राइड। लैक्टोज है डाइसेक्राइड मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड लैक्टोज, जो कि ग्लूकोज और लैक्टोज से बनते हैं। लैक्टोज इज अ डाइसेक्राइड मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड लैक्टोज। लैक्टोज एक डाइसेक्राइड है जो ग्लूकोज और लैक्टोज से बनता है। आ जाते हैं, अभी तो हमने इसको किया था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इंसुलिन इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। इंसुलिन जो किससे बनी होती है? इंसुलिन इज पॉलीसेक्राइड एंड मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। और ये एक स्ट्रक्चर है इसमें, देखिए। और पूछ रहा है द स्ट्रक्चर इज शोन अबव। ये स्ट्रक्चर क्या बता रहा है? ये बता रहा है CH2OH इसकी बॉन्डिंग है, और ये जो है ऑक्सीजन से मिला हुआ है, फिर OH है यहाँ, तो ये हेक्सागोनल है, और ये फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है, लैक्टोज है। तो हमें बताना है इसमें कितने कार्बन हैं। काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6। C6 है, और 1 2 3 4 5 6, C6O6। और 8 कितने हैं? काउंटिंग से भी हमें आसानी से पता चल सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और H कितने हैं? 11। C6O6H और LH11 है। तो ये कितने, एक कौन सा है स्ट्रक्चर इसका? मनोज का, ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का। तो इसका जो है ट्रू आंसर देखते हैं। यहाँ देखिए, ये है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल। इसका जो सही एग्जाम्पल है वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है। क्वेश्चन नंबर 13। A protein having both structure and enzymatic trait in collagen, trypsin और फिर मायोसिन या फिर एक्टिन। इसमें पूछ रहा है कि जो कोलेजन प्रोटीन होती है, बोथ स्ट्रक्चरल एंड एंजाइमेटिक ट्रेट्स इन दोनों में होते हैं। इस किस में होते हैं? एक्टिन में होते हैं, कोलाजन में होते हैं, ट्रिप्सिन में होते हैं, या फिर मायोसिन में होते हैं। तो इसका सही आंसर है आपका सी, मायोसिन। और इसके सही आंसर के बाद हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। NADP कंटेन विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 या फिर विटामिन B12। तो इसके ट्रू आंसर को हम देखते हैं, और इसका सही आंसर होगा B3 इज ऑल्सो नेम्ड एज नियासिन। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। B3 को हम नियासिन के नाम से भी जानते हैं। तो हम पहुंच गए आपके क्वेश्चन नंबर 14 से ख़त्म हो गया। ये लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे, 15 ही लगाएंगे बस। विथ रेफरेंस टू द एंजाइम विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। एपोजाइम होता है, होलोजन और कोएंजाइम मिलकर बनता है। होलोजाइम बनता है एपोजाइम और कोएंजाइम से। कोएंजाइम बनता है एपोजाइम और होलोजाइम से। होलेंजाइम से या फिर होलेंजाइम बनता है कोएंजाइम कोएंजाइम और एपोजाइम के को हटा के। तो इसमें माइनस दिखा रहा है, बाकी इन सबको जोड़ के दिखा रहा है। तो इसका सही आंसर देखते हैं क्या है। अच्छा, हॉलो जो एंजाइम है वो बनती है एपोजाइम और को एंजाइम के मिलने पर। तो हमने रिवाइज की ये टोटल 15 ऑब्जेक्टिव। टॉपिक था हमारा बायोमोलिक्यूल्स MCQs। तो आप कोशिश करेंगे, प्लेलिस्ट में ये रहेगा आपके, हमने अपलोड कर दिया इसको। और ये आपके बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर ओवर हो चुका। कल हम आएंगे द सेल, जो चैप्टर नंबर 10 पे सेल साइकिल एंड सेल डिविजन्स के कुछ MCQs करेंगे जो एग्जाम्स में आते हैं। और अब हम कोशिश करते हैं कि हिंदी का जो हम कल रिवीजन कर रहे थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं, ताकि हमारे जो हिंदी के जो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने डिमांड की है कि उन्हें हिंदी में भी कुछ जानना है, तो आपके लिए हाजिर है हिंदी के कुछ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस। और आगे भी हम कोशिश करेंगे थोड़ा थोड़ा इसे रिवाइज करा दें। एक सेकेंड। तो
कल हमने रिवाइज किया था पादप एवं जंतुओं के अंतर। अब आइए आज देखते हैं कुछ और वो है जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति, बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर जिसको बोलते हैं। जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत कैरोलस लीनियस ने के द्वारा द्विजगत सिद्धांत टू किंगडम क्लासिफिकेशन से होती है। उन्होंने जीवों को जंतु जगत किंगडम एनिमल और पादप जगत किंगडम प्लैनेट में बांटा। इसलिए लीनियस को वर्गीकी का पिता फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। और सन 1753 में कैरोलस लिनियस ने जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। इसके अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के दो शब्द से मिलकर बना। पहला शब्द वंश जेनरिक और दूसरा शब्द जाति स्पीशीज नाम कहलाता है। उदाहरण के लिए मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सीपियंस है, जिसमें होमो उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति सीपियंस है। जैव समुदाय के अध्ययन के लिए हमें जीवधारियों के कुछ समूहों में वर्गित करना पड़ता है ताकि समान गुणों एवं संरचना वाले जीवों का अध्ययन एक साथ किया जा सके। आधुनिक जीव विज्ञान में सर्वाधिक मान्यता व्हिटेकर के 5 जगत वर्गीकरण को दी जाती है। उन्होंने जीवों को जगत किंगडम नामक 5 बड़े वर्गों में बांटा है और ये 5 जगत क्या है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। तो हम जानते हैं मोनेरा। यह एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह होता है, अर्थात इनमें ना तो संगठित केंद्रक होते हैं, ना ही विकसित कोशिकांग होते हैं। इनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। इनमें से कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है तथा कुछ में नहीं। पोषण के स्तर पर ये स्वपोषी, रसायन संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी तथा विषमपोषी मृत जीवी परजीवी दोनों हो सकते हैं, जैसे जीवाणु यथा नीलहरित और शैवाल अथवा साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। तो अब आ जाते हैं यहाँ प्रोटिस्टा। इनमें एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं, हालांकि कभी-कभी ये बहुकोशिकीय भी होते हैं। अतः केल्प या समुद्री घास प्रोटिस्टा जगत पादप जंतु एवं कवक जगत के बीच कड़ी का कार्य करता है। इस वर्ग के कुछ जीवों में गमन के लिए सील या फ्लैजिला नामक संरचनाएं पाई जाती हैं और कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है। इनमें से केंद्रिका झिल्ली पाई जाती है तथा ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों तरह के होते हैं। और एक कोशिकीय शैवाल डाइटम, प्रोटोजोआ, यूग्लिना, पैरामीशियम, क्लोरेला, अमीबा आदि इसी जगत के सदस्य हैं। तो प्रोटिस्टा में ये सब आते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है हम लोगों को। एक कोशिकीय शैवाल जो होते हैं डाइटम, प्रोटोजोआ, यूग्लिना, पैरामीशियम, क्लोरेला, अमीबा आदि। और अब आ जाते हैं कवक यानी कि फंजाई। ये बहुकोशिकीय यूकारियोटिक जीव हैं और विषमपोषी होते हैं जो पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर करते हैं। अतः इन्हें मृत जीव भी कहा जाता है। इनमें से कई अपने जीवन की एक विशेष अवस्था में बहुकोशिकीय क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। इन कवकों में काइटिन नामक जटिल शर्करा की काइटिन जो होती है अभी हमने पढ़ी थी, वो कैसी होती है? शर्करा बनी हुई होती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज अनुपस्थित पाई जाती है और ईस्ट पेनिसिलियम मशरूम आदि इस जगत के सदस्य। मशरूम हम खाने के लिए भी यूज़ करते हैं फूड्स के रूप में, तो एडाबल फूड्स में मशरूम का यूज़ किया जाता है। और अब आते हैं ये सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसको हमने कल देखा था, एक बार फिर से देख लेते हैं। संरचना के आधार पर सूक्ष्म जीव का वर्गीकरण। सब सेलुलर इस प्रकार की संरचना में डीएनए या आरएनए का प्रोटीन आवरण द्वारा घिरा होता है। जैसे विषाणु विषाणु सूक्ष्म आकार के होते हैं, परंतु ये अपना पोषण स्वयं नहीं बनाते, इसलिए इन्हें मेजबान होस्ट की आवश्यकता होती है। ये विषाणु पौधे तथा जीवों में गुणन कर वृद्धि कर सकते हैं। इन्हें निर्जीव एवं सजीव के बीच में कड़ी भी कहा जा सकता है। वायरस की खोज रूसी वैज्ञानिक दमित्री इवानिविस्की ने 1992 में किया था। 1892 में किया गया था। किसमें किया था? तंबाकू में जो मोज़ाइक रोग होती है उसकी खोज की थी इन्होंने, और खोज के दौरान इनको मिला था। तो अब आ जाते हैं कुछ सामान्य रोग जैसे ज़ुकाम, फ्लू, खांसी आदि विषाणुओं के द्वारा होते हैं।
पोलियो और खसरा जैसी खतरनाक बीमारियों में भी किसके कारण होते हैं? वायरस के कारण होते हैं। और अब आ जाते हैं अगले पॉइंट्स पर, और अगले पॉइंट्स में हमने अभी इसको रिवाइज किया। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और सभी प्रोटोज़ोआ परपोषी होते हैं और प्रायः परजीवी के रूप में अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं। जैसे ट्रिपैनोसोमा नामक निद्रा रोग का कारण भी प्रोटोज़ोआ ही है। जो निद्रा रोग होती है उसका कारण कौन होती है? प्रोटोज़ोआ। साथ ही मलेरिया, पेचिस जैसे रोग में प्रोटोज़ोआ, ये भी प्रोटोज़ोआ के कारण ही होता है। और ये नोट्स हैं। ये सर्दी, जुकाम तथा फ्लू एंटीबायोटिक दवाएं प्रभावशाली नहीं होती क्योंकि ये रोग विषाणुओं द्वारा फैलते हैं। और अब जो है कल हम रिवाइज करेंगे इसका जो है पादप, प्लांटी और ब्रायोफाइट, थाइलोफाइटा और ये है ब्रायोफाइटा और उसके बाद है टेरिडोफाइटा। और इसके बाद हम आ जाएंगे एंजियोस्पर्म पे, और ये वर्गीकरण कल हम कोशिश करेंगे इसको पूरा कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो ये है चैप्टर्स। आप चाहें तो इसको एक बार पढ़ भी सकते हैं, लेकिन इसकी रिवीजन हम कल करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये पूरी चैप्टर है। तो आज के लिए इतना रिवीजन काफ़ी है, और बाकी और जो भी मैं रिवाइज करूँगी वो अपलोड करूँगी। मैं कोशिश करूँगी आज थोड़ी देर बाद सीटेट का जो है पोर्शन उसको टच करूँ, तो हो जाइएगा तैयार सीटेट के रिविजन्स के लिए। तब तक टेक केयर, टेक रेस्ट, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।